प्रकार से राजकुमार रोध है वो भ्रमित कर रहे हैं युवाओं को एक भील प्रदेश के नाम से, सनातनी है या नहीं है इस नाम से, आपका क्या इस पर कहना है? ये कहते हैं युवा भटकाता है, युवा भटक चुका है, लेकिन युवा भटका नहीं है, चुनाव में जोरदार वाला फटका देगा इस बार। नरेश मीणा को समर्थन देने से क्या आपको लगता है कि राह आसान हो जाएगी नरेश मीणा की? युवा सम्मेलन किया था, युवा गए, कार्यक्रम किया और शाम को उनको सबको दारू पिलाया गया। दारू पी के आते हुए एक्सीडेंट हुआ। आज नरेश मीणा कहते हैं कि राजकुमार रोध, रविंद्र सिंह भाटी, हनुमान बेनीवाल तीनों नेता एक साथ आएंगे, मेरे लिए प्रचार प्रसार करेंगे। क्या आप जाएंगे वहाँ प्रचार प्रसार करने के? पर अभी एक्चुअली क्या समय का अभाव है और मैं खुद यहाँ पर थोड़ा उलझा हुआ हूँ। स्टाइल अच्छी लगी है, मूछें ऐसे यहाँ पर, और ये क्या स्टाइल रखते हो आप? बचपन से रख रहे हो, जब से कॉलेज में थे तब से, या फिर मेरे कॉलेज लाइफ में जब था तब से मैं ये रखता हूँ और मुझे पसंद है तो मैं रखता हूँ। युवा नेताओं के नाम बोलूंगा, उनको लेकर आपकी क्या राय है बताइएगा। रविंद्र सिंह भाटी, आप साथ में भी दिखे थे। सचिन पायलट को लेकर वो कांग्रेस के वो कहते हैं कि वो पार्टी के तले दब चुके हैं, लेकिन शिवलिंग के पास में नजर आए थे और हर हर महादेव का आपने नारा लगाया था, बहस छिड़ गई थी सोशल मीडिया पर, उस पर क्या कहना है आपका? देखो, एक आज जैन धर्म हिंदू धर्म के देवी देवताओं के मंदिर में जाता है, पूजा पद्धति करता है। एक व्यक्ति ने कहा कि बीटीपी पार्टी से अलग इसलिए हुए राजकुमार रोध क्योंकि अब वहाँ पे एक राजनीति करने का नियम था कि वहाँ पे अगर कोई एक बार विधायक कुछ सांसद बन जाए तो वो दोबारा नहीं बन सकता था, इसलिए बीएपी पार्टी बनाई गई और राजकुमार रोध राजनीति कर रहे हैं। देखो, आपकी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी बन रही है जिसको राजस्थान में कुछ कामयाबी हाथ लगती हुई नजर आ रही है, बाकी की पार्टियों को हाथ नहीं लग रही है, आरएलपी को नहीं लग रही है, उस पर क्या कहना है? अभी आप कह रहे थे कि साथ में से भाजपा अगर 3-4 आ गई तो भजनलाल जी की कुर्सी खतरे में आ जाएगी, लेकिन जिस तरह से झूठ के दम पे चल रहे हैं ये लग रहा है कि वो बौखलाहट वाले हैं, और बौखलाहट इसीलिए हो सकती है कि उनकी खुद की चेयर खतरे में हो। भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जो भारत आदिवासी पार्टी के विधायक हैं उन्होंने एक भी कुछ डिमांड नहीं रखी है हमारे बीच में। एक सीएमओ में मैं गया हूँ, एंट्री देखी जाए वहाँ कितनी बार गए, कितनी बार ज्ञापन दिया है, या तो यहाँ के ज्ञापन जो जाते हैं वो साइड में रख देते होंगे और कह रहे कोई आज तक लिखा नहीं। मतलब इतना झूठ तो शायद नहीं बोलना चाहिए था। पर पोपट होकर ये उनका नाम चल रहा था तो वो नाराज हो गए थे, फिर पार्टी में आ गए, तो क्या बात हुई? आप अपने पद की लालसा को लेकर जुड़ा हुआ वही व्यक्ति विरोध में जाएगा। आइडल कौन है राजनीति के अंदर? कौन आप आइडल मानते हो? मेरा आइडल मेरा संघर्ष। उसके बाद हाँ, आप इतने सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है। मैं धरातल पे काम करना में विश्वास रखता हूँ। तरह से सिर्फ रील बनाने का काम हम नहीं करते। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें से 2 सीट है आदिवासी क्षेत्रों की, एक है 84, एक है सलूम्बर। यहाँ पर बीएपी पार्टी ने अपने 2 प्रत्याशी उतारे हैं। सबसे पहले उतारे थे, किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की थी, बीएपी ने सबसे पहले कर दी और जता दिया कि हमें किसी गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज करेंगे। और ये आत्मविश्वास एक उभरते हुए युवा नेता की वजह से है। युवा नेता का नाम है राजकुमार रोध। हमारे साथ युवा नेता मौजूद है, उम्र केवल 31 साल है और सांसद बने हैं अभी डूंगरपुर बांसवाड़ा से, और लगातार हर राजस्थान के युवा वर्ग इनको जानता है। स्वागत है आपका भारत अवतार पर। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को भी मेरी ओर से जोहार, अभिनंदन, और आपका भी 84 विधानसभा में इस रण में स्वागत, अभिनंदन। अभी जो चुनावी माहौल जो बना हुआ है, देखो बीजेपी सत्ता का पूरा मतलब जो सरकारी मशीनरी है, इन सारी मशीनरियों का पूरा उपयोग कर रही है, लेकिन जिस तरह से जनता में रुझान है और जनता ने जिस तरह से मुझे मैंडेट दिया था 2023 में, वो मेरी सीट थी और मैं लोकसभा चुनाव लड़ा है, उसकी वजह से ये सीट खाली हुई है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिस जनता ने मेरे पे विश्वास जताया था और जिस विजन को लेके, तो वो जनता इस बार दोबारा अवश्य हमारी जो खाली सीट हुई है, हमारे जो प्रत्याशी अनिल कटारा, उसको भारी बहुमत से जिताएंगे। आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त राजस्थान में घमासान चल रहा है, 84 में तो और ज्यादा चल रहा है क्योंकि पारा हाई है। वजह है, बीते दिन यहाँ पे आते हैं राजेंद्र राठौड़, बाबूलाल खराड़ी, महेंद्र सिंह मालवीय सभा करते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार से राजकुमार रोध है वो भ्रमित कर रहे हैं युवाओं को एक भील प्रदेश के नाम से, सनातनी है या नहीं है इस नाम से, आपका क्या इस पर कहना है? देखो, ये लोग आरोप लगा रहे हैं, उन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है। मैं आपको फिक्स 4 लाइन बता देता हूँ, इन 4 लाइन के अलावा इनके पास कोई स्पीच नहीं है। एक तो ये कह रहे हैं कि सरकारी योजना बंद करा देगा राजकुमार, युवाओं को भड़का दिया, धर्म का एजेंडा, हम विकास करेंगे। ये 4 लाइन के अलावा बीजेपी के किसी भी नेता के पास कोई भी स्पीच नहीं है। इनकी डबल इंजन की सरकार है, उनको ये कहना चाहिए कि हम इस इलाके के अंदर जितने स्कूल हैं, इन स्कूलों में कमरों का अभाव है, 3-3 क्लास के बच्चे एक रूम में बैठ रहे हैं, उसका भला करेंगे, ये नहीं करें। रिजर्वेशन का लेकिन मुद्दा लंबे समय से चलता आ रहा है, बारी बारी से कई बार आंदोलन होते हैं, कई मुकदमे होते हैं, कई
मतलब मतलब कई प्रकार की घटनाएं होती है, इसको लेके बीजेपी स्पष्ट नहीं कर रही है। आज सलूम्बर की बात करें, सलूम्बर जिला है, राजस्थान के कई जिले खत्म किए गए हैं, लेकिन भजनलाल जी वहां पे आए, लोगों ने पूछा कि जिले को लेके बोलो, भजनलाल जी जिले को लेके नहीं बोले कि जिला यथावत रहेगा, आश्वासन आज तक नहीं दिया गया। इनका है कि ये धर्म के नाम से एजेंडा फैलाओ, ये लोग कहते हैं युवाओं को भटकाओ। मैं आपको कहना चाहूंगा, युवा सम्मेलन किया था बीजेपी ने, अभी युवा सम्मेलन किया था, युवा गए, कार्यक्रम किया, उनको झूठा परोसा गया और शाम को उनको सबको दारू पिलाया गया। दारू पी के आते हुए एक्सीडेंट हुआ, आज 3 से 4 लोग गंभीर घायल हैं, हाथ पैर टूट चुके। बीजेपी का वहां कार्यक्रम से आ रहे थे, सबने दारू पी रखा था। मतलब बीजेपी के लोग युवा सम्मेलन कर रहे हैं और युवा सम्मेलन एक दारू सम्मेलन कर दिया, शराब सम्मेलन बना दिया है, खुलेआम शराब मतलब बांटने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ का जो समझदार युवा है वो जानता है, यहाँ के युवाओं के और यहाँ के इलाके में कांग्रेस बीजेपी ने झूठ का पर्दा डाल रखा था। भारत आदिवासी पार्टी ने उस झूठ के पर्दे को हटाने का काम किया। और जब झूठ का पर्दा हटता है तो मतलब रिएक्शन जरूर होता है, और उसका रिएक्शन जोरदार 23 में हुआ और इस बार भी होगा। ये कहते हैं युवा भटकाता है, युवा भटक चुका है, लेकिन युवा भटका नहीं है, चुनाव में जोरदार वाला फटका देगा, इस बार जोरदार फटका देगा, ये कहना है राजकुमार रोध का। आपसे जानना चाहूंगा कि देवली उनियारा पर आपकी पार्टी ने समर्थन दिया है नरेश मीणा को। नरेश मीणा लगातार वहां पर बेबाकी से आवाज उठा रहे हैं, लग रहा है कि वहां पर जो मुकाबला है वो रोचक बन गया है, त्रिकोणीय हो गया है। तो वहां पर नरेश मीणा को समर्थन देने से क्या आपको लगता है कि राह आसान हो जाएगी नरेश मीणा की? देखो, उन्होंने लिखित में हमसे समर्थन मांगा था, हमारी पार्टी कोर कमेटी ने डिसाइड किया है कि समर्थन दे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उनको लिखित में समर्थन दिया गया है और अवश्य वहां पर हमारी जो टीम है वो टीम भी उनके साथ लगी है। खींवसर की सीट है जहां से हनुमान बेनीवाल आते हैं। हनुमान बेनीवाल को लेकर नरेश मीणा कहते हैं कि राजकुमार रोध, रविंद्र सिंह भाटी, हनुमान बेनीवाल, तीनों नेता एक साथ आएंगे, मेरे लिए प्रचार प्रसार करेंगे। क्या आप जाएंगे वहाँ प्रचार प्रसार करने के लिए? बिल्कुल, वहाँ पर अभी एक्चुअली क्या समय का अभाव है और मैं खुद यहाँ पर थोड़ा उलझा हुआ हूँ, इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ। और अवश्य आने वाले समय में हम लोग मिल के राजस्थान के अंदर बड़ा चुनाव लड़ेंगे। आपकी मुझे स्टाइल अच्छी लगी है, मुझे ऐसे यहाँ पर। और क्या स्टाइल रखते हो आप? बचपन से रख रहे हो, जब से कॉलेज में थे तब से, या फिर नहीं, मेरे कॉलेज लाइफ में जब था तब से मैं ये रखता हूँ और मुझे पसंद है तो अच्छा। मैं रखता हूँ। और क्या शौक है आपको? शौक ये है कि आम पब्लिक के लिए, यूथ के लिए काम करना, और देश के अंदर जो जिस प्रकार की गतिविधियां और देश की जो अर्थव्यवस्था डैमेज हो रही है, और देश के अंदर जो जिस तरह से विदेशी कंपनियों को बुला के मिनरल्स निकाले जा रहे हैं, जो आने वाले भविष्य के लिए घातक होगा। आज तो ठीक है, लगेगा देश डेवलप हो रहा है, ये इतना विकास हो रहा है, इतना इनकम क्रिएट हो रहा है, लेकिन आने वाले 50 साल बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। आज देखते होंगे अमेरिका के पास अच्छा बॉक्साइट है, लेकिन अमेरिका वहां बॉक्साइट अपना रिजर्व करके रखा है, वो इंडिया में आके उनकी पॉलिसी है। हाँ, तो हमारे देश के जो नेता आज वर्तमान में देश को बुरी तरह से लूटने का काम कर रहे हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग पूरे देश के युवाओं को समझाना चाह रहे हैं कि आने वाले 25-30 साल बाद हमारे देश की क्या स्थिति होने वाली है। उस स्थिति से बचने के लिए, जो आने वाली विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए, हमें आज पूरे देश के युवाओं को जागृत करने का काम कर रहे हैं। कुछ युवा नेताओं के नाम बोलूंगा, उनको लेकर आपकी क्या राय है बताइएगा। रविंद्र सिंह भाटी, आप साथ में भी दिखे थे। रविंद्र सिंह भाटी विधायक जब बने 2023 में, मैं सेकंड बार विधायक बना, मेरे मित्र रहे और अच्छे लीडर हैं, और उस इलाके में उन्होंने एक अपनी छाप छोड़ी है। हाँ, और विचारधारा की, देखो विचारधारा निर्दलीय कैंडिडेट उतरे थे, और उनकी आइडियोलॉजी और उनकी हमारी आइडियोलॉजी में कुछ % डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ की आवश्यकता अलग है, वहाँ की आवश्यकता अलग है, वहाँ की परिस्थिति अलग है, यहाँ की परिस्थिति अलग है। लेकिन एक यूथ को लेके, एजुकेशन को लेके, भविष्य को लेके जो हमारा विजन है वही विजन उनका है। मतलब कुछ कॉमन विचारधारा भी है हमारी। सचिन पायलट को लेकर, सचिन पायलट भी अच्छे लीडर हैं, लेकिन जिस तरह से वर्तमान में परिस्थितियां बनी हुई है, वो कांग्रेस के वो कहते हैं कि वो पार्टी के तले दब चुके हैं, लेकिन अच्छे लीडर हैं वो, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अशोक गहलोत से और सचिन पायलट से रिश्ते सामान्य अच्छे नहीं माने जाते हैं, तो आपको पता होगा राजनीतिक। उन दोनों के, देखो राजनीतिक रूप से उन दोनों का हो सकता है कुछ चीजें, लेकिन हमारी दृष्टि से हम तो दोनों को कॉमन मानते हैं और दोनों का मान सम्मान करते हैं। वो वरिष्ठ हैं और एक हमारे यूथ साथी हैं, तो उनका पार्टी के अंदर अब अंदरूनी क्या चल रहा है वो हम इसके बारे में झांकने का काम आज तक नहीं किया है, लेकिन हमारी तरफ से दोनों कॉमन है। गंभीर सवालों पे आता हूँ, 2-3 सवाल है गंभीर। एक, कभी आप कुछ दिन पहले शिवलिंग के पास में नजर आए थे और हर हर महादेव का आपने नारा लगाया था, तो वहाँ पे काफी सोशल मीडिया पे एक बहस छिड़ गई थी कि राजकुमार रोध जो अपने आप को सनातनी नहीं बताते हैं, वो इस प्रकार की घटना देखे जाते हैं, तो एक बहस छिड़ गई थी सोशल मीडिया पर, उस पर क्या कहना है आपका? देखो, एक धर्म एक आस्था है,
धर्म एक आस्था है, और संविधान की अगर बात करते हैं तो संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विवेक के अनुसार धर्म अपनाने का अधिकार देता है। उसका पहला उदाहरण हमारे मिलने मिला भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने इस संविधान को एक प्रारूप दिया। उन्होंने खुद ने बौद्ध धर्म अपनाया था 1956 के आसपास। जब बात आती है आदिवासियों पे बात आती है, तो आदिवासियों का अपना जो कल्चर है, अपनी जो पूजा पद्धति है, अपनी जो आइडेंटिटी है, वो सभी धर्मों से भिन्न है। हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिख हो, मुस्लिम हो, सभी से भिन्न है। रही बात आदिवासियों का धर्मांतरण या फिर धर्म ग्रहण, जो आदिवासी समुदाय ईसाई भी बना कई जगह, आदिवासी समुदाय कई जगह मुस्लिम भी बना है, महाराष्ट्र में आदिवासी समुदाय सिख भी बना है, आदिवासी समुदाय हिंदू भी बना है। तो आदिवासियों की एक अलग अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखने के लिए हिंदू धर्म कोड को लंबे समय से डिमांड चल रही है। तो हम भी उसी विजन को कि आदिवासी का कल्चर, पूजा पद्धति सभी धर्मों से भिन्न है। रही बात आपने कहा कि मंदिरों में, देखो हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। हिंदू धर्म हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हर धर्म का सम्मान करते हैं। आज जैन धर्म हिंदू धर्म के देवी देवताओं के मंदिर में जाता है, पूजा पद्धति करता है, लेकिन जैन धर्म की अपनी एक आइडेंटिटी है, अपनी एक आइडेंटिटी, पहचान है। हम वो ही कह रहे हैं आदिवासी किसी धर्म को माने, हम भी किसी को माने, कोई अलग बात है, लेकिन हमारी एक अलग से आइडेंटिटी बरकरार रखनी है, और हमारी अलग से पहचान के लिए हमें अलग से धर्म कॉलम मिलना चाहिए, ताकि हमारी पर्सनल आइडेंटिटी बनी रहे। मैं यहाँ पे लोगों से बात कर रहा था, एक व्यक्ति ने कहा कि बीटीपी पार्टी से अलग इसलिए हुए राजकुमार रोध, क्योंकि आप वहाँ पे एक राजनीति करने का नियम था कि वहाँ पे अगर कोई एक बार विधायक कुछ सांसद बन जाए तो वो दोबारा नहीं बन सकता था, इसलिए बीएपी पार्टी बनाई गई और राजकुमार रोध राजनीति कर रहे हैं। देखो, बीजेपी ने एक प्रोपेगेंडा चलाया, कांग्रेस ने भी साथ साथ में उसको हवा दिया कि उनको राजकुमार रोध से दिक्कत हो गया था। उनको यही था, हमारे किसी प्रकार की कोई नियमावली, किसी प्रकार का कुछ नहीं था, उनका एक ही ये था कि राजकुमार रोध दोबारा लड़ेगा तो दिक्कत करेगा। तो 23 में उन्होंने एक ही चलाया कि एक बार लड़ने का उनका है नियम, यार हमारे नियम पीछे तुम क्यों पड़े हो, वो हमारी पार्टी, हमारे नियम बने या बदलेंगे, वो हमारा था। रही बात बीटीपी का महेश भाई वसावा जो थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और वो बीजेपी में सम्मिलित होने का हमें इनपुट मिला पहले से ही। तो हमें लगा कि उनको अब बीजेपी में जो सम्मिलित हो रहे हैं, हमारी आइडियोलॉजी बीजेपी से नहीं मिल पा रही, तो हमने अपने हिसाब से अपना एक घर बना लिया, भारत आदिवासी पार्टी, अपना रास्ता अलग कर लिया आपने। आपसे कुछ पूछना चाहूंगा बात, जिस प्रकार से बीएपी का ग्राफ बढ़ रहा है, काफी लोकप्रियता बढ़ रही है भारत आदिवासी पार्टी की, और 3 विधायक अभी है, आप भी विधायक थे, 4 विधायक थे, अब सांसद बन गए हैं, 2 सीटों पे आपके प्रत्याशी है, मान लीजिए जीतते तो 4 या 5 हो जाएंगे। तो आपकी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी बन रही है जिसको राजस्थान में कुछ कामयाबी हाथ लगती हुई नजर आ रही है। इतिहास रहा है कि कोई बड़ी पार्टी यहाँ पे उभरी नहीं है, अपने पैर पसार नहीं पाई है, आरएलपी कोशिश कर रही है, आरएलपी को भी कामयाबी हाथ नहीं लगी है। तो आपकी पार्टी को कामयाबी हाथ लग रही है, बाकी की पार्टियों को हाथ नहीं लग रही है, आरएलपी को नहीं लग रही है, उस पर क्या कहना है? देखो, आरएलपी के अपने का अलग से आइडियोलॉजी है, हमारी अलग से आइडियोलॉजी है। हमारी आइडियोलॉजी में हम लोगों ने ट्राइब्स को लेके विशेष काम किया है, और साथ में ट्राइब्स के साथ ही एसटी एससी माइनॉरिटी ओबीसी पे भी हम लोगों ने काम किया है। तो हम लोग, हमारा जो विजन है, हमारा जो क्षेत्र है, हम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये छत्तीसगढ़, झारखंड, उस इलाके के अंदर पार्टी को तरीके से बना। हमारे मेन रीजन ये रहा कि हमारा बेच मजबूत है, ग्रोथ करने का ये कि हमारा बेच मजबूत है। तो उसी आधार पे हमें, और हम लोग यूथ को लेके, जल जंगल जमीन को लेके, पर्यावरण को लेके, मानवता को लेके हम लोग काम करते हैं। इसलिए हमारे साथ शानदार तरीके से लोग एक आकर्षित होते हैं और जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो राजकुमार रोध जी है, इनसे एक मैं बात जानना चाहूंगा कि 7 में से भाजपा, अभी आप कह रहे थे कि 7 में से भाजपा अगर 3-4 हार गई तो भजन लाल जी की कुर्सी खतरे में आ जाएगी, तो ये कहाँ से पता लगा आपको? देखो, वो आज जिस तरह से जोर लगा रहे हैं, देखो सत्ता में बैठे हैं, आपकी पार्टी है, आपको प्रचार करना पड़ेगा, आपको जोर भी लगाना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से झूठ के दम पे चल रहे हैं, ये एक टीएडी मंत्री हैं, भजनलाल जी के मिनिस्टर साहब हैं, टीएडी मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी, एक मिनिस्टर हैं, यहाँ की 84 की जनता को गुमराह कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? राजकुमार जीतेगा तो पेंशन बंद हो जाएगा, सॉरी, राजकुमार का कैंडिडेट जीतेगा तो पेंशन बंद हो जाएगा, नरेगा बंद हो जाएगा, बीएपी जीतेगी, 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। यार 2 रुपए किलो गेहूं नरेगा सिर्फ 84 में थोड़ी चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। अनिल कटारा भारत आदिवासी पार्टी का विधायक बन रहा है, प्रधानमंत्री थोड़ी बना रहे हैं। तो जिस तरह से वो झूठ परोसे जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि वो बौखलाहट वाले हैं, और बौखलाहट इसीलिए हो सकती है कि उनकी खुद की चेयर खतरे में हो। आदमी को कब बौखलाहट होगी कि वो खुद की चेयर खतरे में हो। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से वो झूठ परोस रहे हैं, जिस तरह से वो सरकारी मशीनरी का उपयोग कर रहे हैं, उसके हिसाब से लग रहा है कि उनकी खुद की कुर्सी खतरे में है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जो भारत आदिवासी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कुछ एक भी कुछ डिमांड नहीं रखी है हमारे बीच में, आके ना कुछ मुद्दे उठाते हैं।
कि देखो भजनलाल जी, अब वर्तमान में भजनलाल जी से पहले हमारे लिए मुख्यमंत्री है और राजस्थान के मुख्यमंत्री। राजस्थान बहुत बड़ा देश है, सॉरी बहुत बड़ा प्रदेश है। प्रदेश है। जी। लेकिन जिस तरह से भजनलाल जी, मैं उनको बारे में क्या कमेंट करना चाहूंगा, मैं खुद कई कई बार मिला हुआ हूँ। मैंने उनको पूरे इस इलाके का सिंगल, मेरे विधानसभा नहीं, मैं विधायक था, मैंने पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की डिमांड को उनके सामने रखा है कई बार। एक सीएमओ में मैं गया हूँ, एंट्री देखी जाए वहां कितनी बार गए, कितनी बार ज्ञापन दिया है, लेकिन वो जहां तक लगा मुझे कि या तो यहाँ के ज्ञापन जो जाते हैं वो साइड में रख देते होंगे, मतलब एक वो खुद ने प्राप्त किया और कह रहे कोई आज तक लिखा नहीं। मतलब इतना झूठ तो शायद नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, हमने खुद ने दिया है कई बार जाके। भाजपा सरकार में ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे नेता हैं जो सीट है, जो कुर्सी है, वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं चाहते कि ये मंत्री रहे या मुख्यमंत्री रहे। इस प्रकार की जो खबरें सामने आ रही है, इस पे आपका क्या कहना है? देखो, वो उनकी पार्टी का इंटरनली कुछ चीज हो सकती है, लेकिन आज जिस तरह से देख रहे हैं तो ये लोग तो सब मिलके काम कर रहे हैं और मिलके चुनाव में उतरे हुए हैं पूरे, मतलब सभी मिलके, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि हमारी सरकार खतरे में है या क्या है क्या नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ ज्यादा लगा नहीं। जी, एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि एक नेता है, युवा नेता थे यहाँ पर, पोपट होकरिया उनका नाम चल रहा था और संभावित उम्मीदवारों में हमें लग रहा था कि हो सकता है उनका नाम, लेकिन अभी वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, एक साथ नजर आ रहे हैं, तो वो नाराज हो गए थे, फिर पार्टी में आ गए, तो क्या बात हुई आपको? देखो, आज मैं विधायक बना और सांसद बना, और वो भी भाई मेरा मित्र है, मेरे भाई की तरह है, तो वो भी एक प्रधान बना। अगर हमारी आइडियोलॉजी नहीं होती तो हम आज इस लेवल पर नहीं पहुंचते। तो इस आइडियोलॉजी के विरोध में वो नहीं जाएगा और हमारा कोई भी साथी नहीं जाएगा। जो हमारे साथ स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, अपने पद की लालसा को लेकर जुड़ा हुआ, वही व्यक्ति विरोध में जाएगा। वो आदमी कहीं न कहीं हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ है और पार्टी के हित में ध्यान में रखते हुए आदमी कंधे से कंधा मिला के आज काम कर रहा है। पोपट खोकरिया किसी प्रकार की वर्तमान में नाराजगी नहीं, तात्कालीन समय में जरूर नाराजगी हुई थी, स्वाभाविक है, वो होती है, लेकिन आज वो दिल से काम कर रहे हैं। आखिरी 2-3 सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, हल्के सवाल, गंभीर तो हो गए। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका आइडल कौन है राजनीति के अंदर? कौन सा आप आइडल मानते हो? मेरा आइडल, मेरा संघर्ष, मेरा खुद का बताइए कि कौन सा नेता अच्छा लगता है? मेरा खुद का संघर्ष ही मेरा आइडल है। कोई नेता को नहीं मानते आप? नहीं मानते हैं, सबको मानते हैं, लेकिन आपने कहा कि मेन जो आइडल है, तो जो संघर्ष किया वही मेरा आइडल बना। उसके बाद? हाँ, इसके बाद काफी नेता है, जैसे राहुल जी हैं, इधर आप देखने जाते हो सचिन पायलट हैं, अशोक गहलोत जी हैं, काफी नेता हैं, उनको अच्छा मानते हैं। हमारे, मैं विशेषकर मानता हूँ छोटू भाई वसावा, जो गुजरात के अंदर जो महेश भाई वसावा के जो पिताजी हैं, वो उन्होंने काफी संघर्ष किया है, तो मैं उनको काफी आइडल मानता हूँ, और छोटू भाई वसावा को। आपको गाड़ियों का या फिर रील जो बनाते हैं, जो सोशल मीडिया पे काफी फेमस रहते हैं, उनको लेकर जो विरोधी है वो आमतौर पे नजर आते रहते हैं, उनको हमला साधते हुए, निशाना बनाते हुए उन्हें, तो आपको उनको लेकर क्या मानना है, क्योंकि आप इतने सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है? भाई देखो, मैं धरातल पे काम करना में विश्वास रखता हूँ, वो ये रील बनाने में ये चीजें नहीं। हालांकि जरूर हमारे जो फैन है वो जरूर छोटे मोटे, हमारी बाइट है या मेरा जो स्पीच है या फिर कोई कार्यक्रम है उसका लेके जरूर वो वीडियो डालते हैं, लेकिन इस तरह से सिर्फ रील बनाने का काम हम नहीं करते। आखिरी सवाल, सोशल मीडिया पे आपकी फैन फॉलोइंग तगड़ी है, हम कोई भी खबर बनाए तो उसमें कमेंट मिल जाएंगे, जय जोहार, राजकुमार रोत, मतलब ऐसे जो आपकी यहाँ की लैंग्वेज है उसको लेकर वो कहते हैं राजकुमार रोत जिंदाबाद, जो भी है। वो इतनी फैन फॉलोइंग, आपका जो बेस है, इतनी फैन फॉलोइंग आपने कैसे मतलब बना ली और इतने लोकप्रिय कैसे हो गए आपकी? देखो, हमने ग्राउंड पे काम किया, हमने एजुकेशन पे काम किया, हमने इस क्षेत्र में आने वाले हर व्यक्ति की छोटी मोटी जो समस्या है उनको लेके काम किया। यहाँ की जो डिमांड आज आजादी के बाद से नहीं उठी थी, वो डिमांड उठाने का काम विधानसभा में किया। यहाँ के हमारे बीजेपी कांग्रेस के नेता भले आदिवासी हो जाते हैं, लेकिन वो खुद को आदिवासी कहने में शर्माते हैं, वो डरते हैं, और जो नेता आदिवासी कहने में शर्माता है वो आदिवासी अधिकारों की बात नहीं कर पाएगा और आदिवासी समाज के हित का काम भी नहीं कर पाएगा। हमने बेबाक तरीके से आदिवासियों के हक अधिकार को लेके, उनकी आवश्यकताओं को लेके, उनकी समस्याओं को लेके हमने पुरजोर तरीके से विधानसभा देखो या लोकसभा देखो हमने बात रखी है। तो यहाँ के लोगों को लगता है कि ये संगठन और ये विचारधारा भला करेगी, और अवश्य हम लोग इसके समुदाय के हित में, क्षेत्र की जनता के हित में काम करेंगे। तो ये था हमारा राजकुमार रोत जी के साथ चलती गाड़ी वाला इंटरव्यू, और कहा कि ये जो एक बड़ी बात है कि हमारी फैन फॉलोइंग इसलिए है क्योंकि हमें आदिवासी होने पर गर्व है, और यहाँ के लोग, यहाँ के निवासी, इनको लगता है कि हम इनकी मांगे, इनका विकास करवा पाएंगे, तभी हमारा साथ दे रहे हैं। और भाजपा, कांग्रेस यहाँ पे जो प्रत्याशी है उसे चुनौती नहीं मानते हैं, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए मैदान में डटे हुए हैं। देखते हैं नतीजों में क्या कुछ देखने को मिलता है। बने रहिए आप हमारे साथ, और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।
Thank और you. मूछें अच्छी रख रखी है नो, स्टाइलिश है थोड़ी सी, बन रही है हमारे साथ। नमस्कार।